आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी.एन. मिश्रा में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेंजमिन्स थ्योरी ऑफ पोलराइजेशन इन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होता है जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का सेंटर अलग अलग पॉइंट पे होता है, उसे हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। तथा जिस डाइलेक्ट्रिक्स में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पे होता है उसे हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो किसी भी मटेरियल में जो एटम का प्लस और माइनस चार्ज का ओरिएंटेशन होता है वो एट रैंडम होता है और उसका रिजल्टेंट वैल्यू 0 होता है। लेकिन जैसे उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के डायरेक्शन में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज सेट हो जाते हैं और जो रिजल्टेंट है उसका एक पोलराइजेशन मिलता है। इसको 1927 में लेंजविन ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने HCl जैसे हाइड्रोक्लोरिक है, H2, इनमें एक परमानेंट डाइपोल की स्टडी किया। उन्होंने बताया कि इसमें जो परमानेंट डाइपोल होता है उसका कारण है इनके स्ट्रक्चर में एसिमेट्रिक होना। HCl और H2O के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके स्ट्रक्चर में एसिमेट्री पाई जाती है। एसिमेट्री डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन उस एसिमेट्री के कारण ही इनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। जब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं इलेक्ट्रिक एक्सिस के अकॉर्डिंग, जिसके कारण प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अलग अलग डिस्प्लेस हो जाते हैं और न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में एटम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो इसका नेट पोलराइजेशन 0 होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में जो प्लस और माइनस चार्ज होता है एटम के कारण वह एट रैंडम होता है, इसलिए उसका रिजल्टेंट पोलराइजेशन 0 होता है। लेकिन जैसे हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का जो ओरिएंटेशन है वो एक सिस्टमेटिक हो जाता है और उसका रिजल्टेंट होता है पोलराइजेशन के रूप में। जैसे हम उसमें पोलराइजेशन देखते हैं, इसको लेंजमिन्स डिवाइड थ्योरम के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। अर्थात जो मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन का जो फिनोमिना है वो लेंजमिन्स डिवाइड थ्योरम के थ्रू प्रूफ होता है। लेंजविन डिवाइड थ्योरम के अकॉर्डिंग जब हम किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसका जो इंडिविजुअल डाइपोल है, डाइपोल क्या कहलाता है, एक तरफ प्लस चार्ज हो और एक तरफ माइनस चार्ज हो, अलग अलग हो और उनके बीच का डिस्टेंस हो, तो इस फिनोमिना को डाइपोल कहते हैं। मतलब जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अलग अलग कुछ डिस्टेंस पे सिचुएटेड हो तब उसे हम डाइपोल कहते हैं। तो जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन नहीं है तो उसमें एक फोर्स लगता है जिसे हम टार्क कहते हैं, और ये टार्क के कारण जो इसका प्लस और माइनस चार्ज है वो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो जो डाइपोल है वो बहुत जल्दी और सभी डाइपोल एक साथ कंप्लीटली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग नहीं है तो सभी डाइपोल एक साथ अलाइन नहीं होते अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब जो इसमें पोलराइजेशन है तो पोलराइजेशन को हम इस तरह से स्टडी करते हैं, PS इक्वल टू N म्यूएम। यहाँ N जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम में। यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये N हो गया, और म्यूएम जो है ये डाइपोल मोमेंट हो गया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये
इंड्यूस्ड डाइपोल इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करता है। मतलब जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कुछ उसमें न्यू चार्ज बनते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे सिचुएटेड नहीं होते पहले, लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सिचुएटेड होते हैं। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ इंड्यूस्ड डाइपोल बनते हैं जिसे इंड्यूस्ड डाइपोल इफेक्ट कहा जाता है। इसमें अगर किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो पोलराइजेशन डिक्रीज हो जाता है, और इस पोलराइजेशन में जो डिक्रीज होता है, जो ये डिविएशन होता है, ये एक सैचुरेटेड वैल्यू के कारण होता है। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो हर मटेरियल में जो डाइपोल है उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग सेट होने की एक कंप्लीटली एक व्यवस्था होगी, एक कंप्लीटली एक अलाइनमेंट होगा। लेकिन अगर हम ये सोचे कि बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो एक लेवल से अधिक वो अलाइन नहीं हो सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल यदि हम किसी को बोलें कि 5 घंटे 6 घंटे पढ़ो तो वो पढ़ सकता है, लेकिन अगर ये हो कि नहीं तुम 20 आवर्स पढ़ो देन इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से कितना भी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए, जो डाइपोल होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग सेट होने में एक डिफिनिट स्ट्रक्चर होता है, उससे अधिक वो सेट नहीं हो सकता, चाहे हम कितना भी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ना लगाएं। तो इस केस में जो टॉर्क होता है, जो टॉर्क है, टॉर्क का डिफिनीशन होता है, टॉर्क जो एक तरह का फोर्स होता है। अब जब हम सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है T इंटू क्यू ई एल साइन थीटा। दोस्तों हमारा एम है आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराना, जिसको आप इस नोट्स के थ्रू आप एग्जाम में रिमेंबर करके और आप अच्छे मार्क्स फाइंड कर सकते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसका फार्मूला ये गिवन है, ये इसका फार्मूला है। अब हम देखते हैं वर्क डन। तो वर्क डन के लिए इसको हम 90 से 0 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। टी की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया गया है क्यू ई एल साइन थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस कास थीटा होता है, तो यहां माइनस कास थीटा हो गया म्यू एम ई। यहां म्यू एल इक्वल टू होता है क्यू एल, जिसे हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट म्यू एम को। अब यदि हम देखें कि एंगल थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो उस नंबर ऑफ पार्टिकल को हम लिख सकते हैं dn इक्वल टू c e टू द पावर माइनस ओमेगा अपॉन kbt। ये जो kb है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। चूंकि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो e की पावर माइनस ओमेगा अपॉन kt का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटता है तो यहां पे c का यूज हम कर देते हैं। अब kt साइन थीटा डी थीटा, यहां से हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा c e की पावर। अब चूंकि हम देख सकते हैं यहां से w की जो वैल्यू है, इक्वेशन 1 से देखिए, यहां से देखिए W की वैल्यू है माइनस म्यू एम ई कॉस थीटा। ये जो W की वैल्यू दी हुई है, इस W की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो यहां जैसे पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा e टू द पावर म्यू एम ई कॉस थीटा अपॉन kb t हो जाएगा ये, और यहां से साइन थीटा डी थीटा रहा। यहां हम देखते हैं दोस्तों, इसका हम एक डायग्राम देख सकते हैं कि यदि ये माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है, और हम देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से है तो इसके जो बीच की जो डिस्टेंस होती, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये हो जाएगा BC। इसमें से हम ये डायग्राम को देखते हैं यहां पर कि ये एक माइनस क्यू चार्ज है, ये एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका AB है।
अब यदि इसका हम लॉन्गिट्यूडनल एल्टीट्यूड देखें तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक फोर्स लगेगा QE लगेगा, चूंकि ये माइनस है तो अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन पे लगेगा, और प्लस Q में जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन पे लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी इस डायरेक्शन पे दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस Q और प्लस Q के बीच में जो एंगल है वो एंगल बन रहा है थीटा। अब इसी तरह से AB और AC के बीच में भी एंगल बन रहा है थीटा। तो यहाँ एक फोर्स QE लग रहा है इस डायरेक्शन पे, यहाँ इस डायरेक्शन पे। इसी को बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन पे जब फोर्स लगता है तो वो कहलाता है टार्क। अब ये फोर्स क्या चाहता है कि जो बॉडी इस तरह से बनी हुई है ये बॉडी इस तरह से हो जाए, मतलब ये इस तरह से रोटेट हो जाए। मतलब अगर बॉडी की कंडीशन दिया हुआ है इस तरह, अगर ये दिया है तो बॉडी इस तरह से हो जाए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन हो जाए, ये टॉर्क का कंडीशन होगा। तो इस तरह से हम अगर इसको देखें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0 से पाई एंगल के बीच में, तो हम इसको 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहां पे हमने म्यू एम ई अपान KT को A ले लिया, ये जो लिखा हुआ म्यू एम ई अपान KT को हमने A कंसीडर कर लिया, तो ये हो गया। अब इसको हम यहां से इंटीग्रेट करेंगे। दोस्तों आप इंटीग्रेशन जानते हैं लिमिट का, हम यहाँ पे x इक्वल टू कास x ले लेंगे तो dx इक्वल टू x इक्वल टू कास थीटा ले लेंगे तो dx इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। और जब इसका लिमिट चेंज करेंगे तो जब x इक्वल टू 0 है तो कास 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसीलिए इसकी लिमिट 1 लिखी हुई है। फिर जब x इक्वल टू पाई लेंगे तो इसकी लिमिट कास पाई इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन के बाद जब हम लिमिट पुट कर लेंगे, चूंकि आप जानते हैं लिमिट कैसे पुट किया जाता है, तो आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और यहां से हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू है C इक्वल टू आ जाएगा, यहां से हम C की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो C इक्वल टू आ जाएगा AN, ये जो A है ये इसको यहां हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका AN अपान EA माइनस E की पावर माइनस A, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखते हैं कि जो ये रिजल्टेंट कंपोनेंट है, इसके जो जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर DN मॉलिक्यूल हैं, अगर सभी मॉलिक्यूल की बात करें तो जो ये म्यूएम का कंपोनेंट है, म्यूएम मतलब डाइपोल का मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट है, अगर उसके कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करें DM से, तो एंगल थीटा के लिए DN मॉलिक्यूल्स के लिए जो इसका कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा DM इक्वल टू DN म्यू एम कास थीटा। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए मुझे इसको अब और शॉर्ट करना पड़ेगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा DN मॉलिक्यूल्स के कारण या N मॉलिक्यूल्स के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, वो सारी टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। N मॉलिक्यूल्स के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो होगा P0 इक्वल टू DM। DM है डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड E के अकॉर्डिंग कंपोनेंट। यदि हमें टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखना तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई म्यू एम कास थीटा DN। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा, यहां से हम DN की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू पाई म्यू एम कास थीटा, और म्यू एन की वैल्यू DN की वैल्यू होती C e टू द पावर A कास थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब यहां फिर से हम x इक्वल टू कास थीटा dx इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा ले लेंगे। इसके बाद फिर से हम यहां पे लिमिट पुट करेंगे, आप जानते हैं कैसे किया जाएगा। तो यहां से जो P0 इक्वल टू हो जाएगा तो इसका यहां से C और म्यू एम बाहर ले लेंगे, तो C म्यू एम बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 1
चूंकि हम यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू x लेंगे तो ये हो जाएगा x e की पावर x। तो यहां से c म्यू हम काम बाहर ले लिए, cos थीटा इक्वल टू x कर दिया, यहां भी cos थीटा इक्वल टू करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका ax और ये साइन थीटा डी थीटा माइनस dx में चला जाएगा। इसके बाद इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद आप इसको देख सकते हैं, इसको पार्शियल फर्स्ट इंटू सेकंड के जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होता है उसमें जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका c म्यू m x e a x अपान a, लिमिट हो जाएगा -1 से 1, फिर ये होगा -1 अपान a इंटीग्रेशन e की पावर ax dx। यहां हम x को फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, eax को सेकंड फंक्शन ले रहे हैं, तो इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के फार्मूले से जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहां भी लिमिट हो जाएगा -1 से 1। अब इसको आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिखूंगा क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू c म्यू m, जब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये होगा, c की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे अपन क्या करते हैं c की वैल्यू भी पुट कर देते हैं एक साथ में, तो वैल्यू वीडियो थोड़ी छोटी हो जाएगी। c की वैल्यू है यहां से देख सकते हैं an अपान e की पावर a माइनस e की पावर माइनस a, ये c की वैल्यू हो गई। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर a प्लस e की पावर माइनस a, लिमिट रख देंगे, प्लस e की पावर a माइनस e की पावर माइनस a अपान a, ये हो जाएगा लिमिट रखने के बाद। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो P0 इक्वल टू होगा म्यू m n, क्योंकि इसके नीचे भी a आएगा, यहां भी a आएगा और इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू m और म्यू m n बचेगा। इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर a प्लस e की पावर माइनस a, ये हो जाएगा e की पावर a माइनस e की पावर माइनस a। और जब ये वाला पार्ट इसमें जाएगा तो कट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपान a। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू जो होती है ये काट HA की वैल्यू होती है, तो इसकी जगह हम काट HA लिख दिया। इसी को हमने लिख दिया म्यू m n LA, इस पूरे पार्ट को हमने लिख दिया LA, ये पूरा पार्ट हो गया LA, अर्थात LA इक्वल टू हो जाएगा कॉट HA माइनस 1 अपान A। इसे हम लैंजविन फंक्शन कहते हैं। और जो म्यू m n है ये डाइपोल मोमेंट कहलाता है पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए ये डाइपोल मोमेंट कहलाता है म्यू m n, चूंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल n है। इसको हम म्यू m n को हम PS से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस तरह से ये हो जाएगा PS LA जो है ये लैंजविन फंक्शन है। PS जो है P0 का सैचुरेशन वैल्यू है। सैचुरेशन वैल्यू का मतलब होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो मैक्सिमम डाइपोल जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं, वो सैचुरेशन कंडीशन कहलाती है, जिसको हम PS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं कि P0 अपान PS इक्वल टू हो जाएगा LA, और LA इक्वल टू होता है कॉट HA माइनस 1 अपान A। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से, ये वैल्यू हो जाएगी a अपान 3, ये LA हो जाएगा लैंजविन फंक्शन, ये 1.0 हो गया, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया गया।
ये पॉइंट रख दिया गया 3, यहां रख दिया गया 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 12। तो और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा A इक्वल टू म्यू एम ई अपान KBT। ये A की वैल्यू हो जाएगी जो कि x डायरेक्शन पे रहेगा, और LA जो है लेंजविन फंक्शन ये y डायरेक्शन पे रहेगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका लेंजविन कर्व। अब हम देखते हैं कि जब A की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लगभग इनफाइनाइट हम मान लेते हैं, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जब A की वैल्यू लगभग इनफाइनाइट हो जाएगी तो लेंजविन फंक्शन बचेगा cot HA। A की वैल्यू लार्ज तभी होगी जबकि टेम्परेचर बहुत कम हो। इस कंडीशन पे जब टेम्परेचर कम होगा तो जितने सारे एलिमेंट हैं वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग सैचुरेशन में आ जाएंगे। तो इस तरह से जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो और लो टेम्परेचर हो तब जाकर के सैचुरेशन की कंडीशन फाइंड होती है। अब हम इसको यहां से देख सकते हैं कि LA इक्वल टू P0 अपान PS भी हो जाएगा। क्योंकि अगर A इक्वल टू इनफाइनाइट हुआ तो 1 अपान A हो जाएगा 0, A इक्वल टू इनफाइनाइट तो यहां से इसकी वैल्यू लगभग 1 आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1। देयरफॉर ये जो लेंजविन फंक्शन है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इस केस पे P0 इक्वल टू हो जाएगा PS। मतलब लेंजविन फंक्शन कब 1 कब होगा, यूनिट कब होगा, जबकि A की वैल्यू काफी हाई हो, जहां A जो है एक पैरामीटर है। तो जैसे A की वैल्यू हाई होगी, A इक्वल टू हमने लिया है, यहां से आप देख सकते हैं म्यू एम ई अपान KMT। अब A की वैल्यू हाई कब होगी, इनफाइनाइट कब होगी, जब T का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जब T का वैल्यू 0 होगा तो A इनफाइनाइट होगा, और जब A इनफाइनाइट होगा तो लेंजविन फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां से दोस्तों हम देख सकते हैं ये कंडीशन है। हमने ग्राफ प्लॉट किया, यहां से P0 की वैल्यू है, आप देख सकते हैं। पूरा मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं, जहां तक आप देख सकते हैं यहां हमने P0 की वैल्यू लिया, एक्सप्लेन किया, वैल्यू पुट कर दिया, ये P0 की वैल्यू आ गई। यहां से EA प्लस E माइनस A इसको हमने रख दिया, cot HA रख दिया, cot H की वैल्यू आ रही है। और अगर A की वैल्यू बहुत हाई है, जैसा कि हमने बताया कि A की वैल्यू है म्यू एम ई अपान KMT, तो जो लेंजविन फंक्शन है ये 1 हो जाएगा। ये काफी डिफिकल्ट टॉपिक है इसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि हम आपको एक नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन है, यदि टेम्परेचर हाई है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल है तो A की वैल्यू जो म्यू एम ई अपान KBT है उसकी वैल्यू 1 से बहुत कम होगी। और यहाँ पे हम लेंजविन का जो फार्मूला हमने अभी ऊपर देखा उसको फिर से लिख दिया। यहाँ E की पावर A का फार्मूला लिख रहे हैं हम, A स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2। इसी तरह से हम E की पावर माइनस A का फार्मूला लिख सकते हैं, 1 माइनस A प्लस A स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2। और नीचे भी यही फार्मूला लिखा जा सकता है। तो दोस्तों यहां से हमने EA E माइनस A की वैल्यू पुट कर दिया। यहां से आप देख सकते हैं E की पावर X के फार्मूला से हमने वैल्यू पुट कर दिया। वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए इसको हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे जो बहुत सारे स्टेप कट जाएंगे, अल्टीमेटली LA की वैल्यू ये आएगी 2A क्यूब अपान 6 है, फैक्टोरियल 3 की जगह हमने 6 लिख दिया है। अब इसको हम फिर से जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा आपका LA इक्वल टू P0 अपान PS इक्वल टू A अपान 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो A अपान 3 आएगा। यहां से P0 इक्वल टू हो जाएगा A अपान 3 PS।
ये जो PS है सैचुरेटेड पोलराइजेशन है, P0 जो है तो ये ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन है। तो जब इसको हमने सॉल्व किया A/3 आया, इसके बाद इसमें हमने इसको वैल्यू पुट कर दिया, A की वैल्यू पुट कर दिया और इसको लिख दिया अल्फा 0 Ne अल्फा 0 की हमने ये वैल्यू ले लिया। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब जो यहाँ पे ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम यहां से देख सकते हैं, ये देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इसके जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो जो पोलराइजेशन है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पे जो लैंजविन फंक्शन है इसका स्लोप 1/3 होगा और ये जो 1/3 है ये रिप्रेजेंट करता है कि जब हम उसमें हाई लेवल का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जो डाइपोल है वो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। और यदि हम T की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो जो पोलराइजेशन की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं जो इसका टोटल पोलराइजेशन है, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जो टोटल पोलराइजेशन है इसको हम लिख सकते हैं P = PE + PI। जो हम बोल रहे हैं उसको आप सेंटेंस के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि लिखना काफी मुश्किल हो रहा है। ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। Slope of Langevin function is 1/3. This represents that tendency of extended field to align the dipole is counteracted by thermal motion resulting in decreased value of P0 with increasing T। मतलब T की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो जो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब यदि हम इसको पॉलीएटॉमिक गैस के लिए देखते हैं तो टोटल जो पोलराइजेशन है PE इलेक्ट्रॉनिक, I आयोनाइजेशन, O ओरिएंटेशनल, तीनों प्रकार के पोलराइजेशन के सम के इक्वल होगा। तो इसको हम लिखेंगे Ne अल्फा E इलेक्ट्रिक के लिए अल्फा E हो जाएगा, PI के लिए हो जाएगा Ne अल्फा I इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन प्लस Ne अल्फा 0 ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। इसकी वैल्यू जो टोटल पोलराइजेशन होती है इसको हम देख सकते हैं, ये होता है E ε0 ε r-1। एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी है। यहां से हम देख सकते हैं चूंकि ये E की वैल्यू, ये E की वैल्यू और यहां से E की वैल्यू कैंसिल हो सकता है, देयरफॉर ये हो जाएगा ε0 ε r-1 = n। यहां से हम n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका E तो पहले ही कैंसिल हो चुका है, अल्फा E प्लस अल्फा I प्लस n μ² m/3 kBT। kB जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब हम यहां से देखते हैं कि इफ 1/T = 0 then the intercept would give the sum of electronic and ionic polarizations। मतलब यदि 1/T की वैल्यू 0 कर दिया जाए, यहां से देखते हैं अगर T की वैल्यू इनफाइनाइट कर दिया जाए, यहां से आप चेक करिए, अगर T की वैल्यू इनफाइनाइट कर दें तो ये टोटल पार्ट हो जाएगा 0। तो जब टोटल पार्ट 0 हो जाएगा तो ये बचेगा। इसका मतलब T = इनफाइनाइट मतलब 1/T = 0। इस केस पे आयनिक पोलराइजेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी ही टोटल पोलराइजेबिलिटी देखा। और दोनों पोलराइजेबिलिटी जो है ये डाइपोल सब्सटेंस में अधिकतर होते हैं। मतलब जो डाइपोल सब्सटेंस होते हैं उसमें अधिकतर यही पोलराइजेबिलिटी पाई जाती है, या तो आयनिक पोलराइजेबिलिटी पाई जाएगी या तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी पाई जाती, इनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू बहुत कम होती है। तो है इफ 1/T = 0 then the intercept would give the sum of electronic and ionic polarizations. Both polarization are almost invariably present in most dipolar substance and total polarization of a dipole substance is given by sum of 3 contribution। लेकिन यदि हम टोटल
पोलराइजेशन देखते हैं तो ये तीनों का सम होगा। ये जो तीनों पोलराइजेबिलिटी दिया गया है ये इन तीनों का सम होगा अगर हम टोटल की बात करेंगे तो। इस तरह से जो डाइपोल कंट्रीब्यूशन है वो हाई स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लेवल में प्रेजेंट होता है। इस तरह से यदि हम टोटल डाइपोल मोमेंट देखते हैं तो फाइनली हो जाएगा P इक्वल टू NE अल्फा E प्लस अल्फा I प्लस म्यू स्क्वायर M अपान 3 kBT। ये जो है लिक्विड और गैस दोनों में ये पाया जाता है। ये जो पोलराइजेबिलिटी का फार्मूला है ये पोलराइजेबिलिटी का फार्मूला लिक्विड एंड गैस दोनों में पाया जाता है। तो दोस्तों ये आज हमने डिस्कस किया लैंजमैन्स थ्योरी ऑफ पोलराइजेशन इन पोलर डाइलेक्ट्रिक। काफी डिफिकल्ट टॉपिक है लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया आपको डिस्कस करने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।